हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अवर ग्रुप स्टडी सेंट्रल। आज हमारा सीरीज 3 मॉडर्न हिस्ट्री का चालू होगा। लास्ट क्लास में हमने सीरीज 2 तक खत्म किया था और वहां पे हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स की हद कहां तक पहुंच चुकी थी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे दिल्ली को लूटना चाहा और जो रिवोल्ट करने वाले थे हमारे वो इंडियंस रिवोल्ट की कैसे प्लानिंग करें। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। प्लानिंग हमारा एक बहुत ही सॉलिड प्लानिंग किए थे, लेकिन ये प्लानिंग कहीं ना कहीं हमारे रिवोल्ट का ये फ्लॉप हो जाता है। क्रांतिकारियां बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। इसका कारण ये है कि वहां पे हमारा एक गुड लीडर नहीं होता है। कैसे फेल होता है और किस तरीके से हमारे इंडियंस किस तरीके से रिवोल्ट करते हैं 1857 में ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वो वॉरेन हेस्टिंग आ चुका था, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रह चुका है, और उसने भारत को पूरी तरीके से गरीब बना दिया था। सारा तरीके से इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज सब क्लोज करवा दिया था, सारे बिजनेस बंद करवा दिया था। वो ये कहता था कि जितनी भी मेरी इंडस्ट्री है, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस कंपनी में आप काम करिए और वहां का जो भी मुनाफा आए वो लंदन भेज सके। वो इसका इंटेंशन था, वो उसका मेन पर्पस था। लेकिन आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वहां पे ये वॉरेन हेस्टिंग ने किया और लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में, यानी कि जो 1856 तक जो लॉर्ड डलहौजी का पीरियड था, उस पीरियड में किस तरीके से रिवोल्ट हुआ और कौन कौन रिवोल्ट में शामिल हुआ था। आखिर कहां से चिंगारी उठी और कहां पे जाके खत्म हुई और कितनी चिंगारी और किस पैमाने पर चिंगारी बढ़ी। आज क्लास में हम यही देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, थोड़ा सा बने रहिएगा, क्योंकि प्लानिंग हमारी इतनी यूजफुल तरीके से प्लानिंग होती है कि आपको भी सुनने में शायद मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वहां पे जब वर्तमान समय की बात की जाए, यानी कि जब दिल्ली में बादशाह बैठा हुआ था बहादुर शाह जाफर, तो बहादुर शाह जाफर को भी ब्रिटिश ने काफी तंग किया, क्योंकि वहां का वो बादशाह था और वो दिल्ली को लूटना चाहता था। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स की ये हुकूमत, ब्रिटिशर्स दिल्ली को भी कैप्चर करना चाहते थे और ऐसे ही करके एक एक करके सारे बड़े शहरों को कैप्चर करना चाहते थे। दिल्ली ने उधर उनकी मराठाओं की नींव कमजोर कर चुकी थी। हालांकि मराठा ने खुद ने नींव कमजोर करी है, क्योंकि मराठास उधर राजा प्रताप सिंह सतारा के वो भी ब्रिटिशर्स के साथ मिल चुके थे, और यहाँ पे नाना फडणवीस भी काफी कमजोर हो चुके थे। पेशवा बाजीराव जो कि पुणे में थे, वो भी ब्रिटिशर्स का हाथ मिला के गलती कर बैठ चुके थे, और साथ ही साथ मद्रास का कुछ हिस्सा और हमारे कर्नाटक को भी ब्रिटिशर्स ने लूट चुका था, ऑलरेडी कब्जा कर चुका था। अब दिल्ली पर उनकी नजर गई ब्रिटिशर्स की कि दिल्ली को कैसे अपनाया जाए। तो दिल्ली में बादशाह बैठा हुआ था बहादुर शाह जाफर उस समय पर, तो वहां पे बादशाह को भी बहुत ज्यादा तंग करने लग गए और उसकी बेगम को भी तंग करने लग गए कि हमारे साथ मिल जाइए। लेकिन बहादुर शाह जाफर ने ऐसा नहीं किया। जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशराइज दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा, तो वहां पे हुआ ये कि अब यहाँ पे ये चिंगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, सब परेशान हो चुके थे, सब तकलीफ झेल चुके थे। अब यहाँ पे इन्होंने करना चाहा एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा आवाज उठाना चाहा, एक ऐसा बवाल खड़ा करना चाहा कि वो 1857 क्रांति रूह कांप देने वाली क्रांति हो जाती है पूरे भारत में। सितंबर में दिल्ली के कश्मीरी गेट में, अक्टूबर में झांसी से लेकर नागपुर, मेरठ, कर्नाटक, दिल्ली, बुलंदशहर, मेरठ, पेशावर, सब जगह वहां पे इस तरीके से आंदोलन हुआ, इस तरीके से चिंगारी उठी कि एक भयंकर रिवोल्ट रूप ले लिया। और इस तरीके से यहाँ पे फाइट होती, कितने लोगों ने जाने गंवाई और कैसे दिल्ली को आजाद कर दिए थे हमारे इंडियंस, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स वहां पे कब्जा करते हैं। ये रिवोल्ट का जो केस है, रिवोल्ट जो पर्सनल कास है कि कहां पे लड़ाई हुई, ये हम नेक्स्ट सीरीज में पढ़ेंगे, यानी कि सीरीज नंबर 4 में पढ़ेंगे। लेकिन आज क्लास में देखते हैं कि इन सारे जगहों पे रिवोल्ट करने का जो प्लानिंग करी गई थी, जो इंडियंस मिले हुए थे, वो किस तरीके से प्लानिंग करी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां आप समझ गए होंगे कि दिल्ली में जो बादशाह बैठा था, बहादुर शाह जाफर बैठा हुआ था। इसको काफी तंग करने लग गए थे, ये भी बहुत ज्यादा परेशान हुआ और दिल्ली के लोग भी काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स बार बार ये कह रहे थे कि हमारे साथ दोस्ती कर लीजिए, हमारे साथ ये आप संधि साइन कर लीजिए और हम आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे हम, क्योंकि वो दिल्ली को कब्जाना चाहते थे। दिल्ली का लाल किला सबसे पहला उनका मेन कब्जा करने वाला जगह था, लेकिन वो बहादुर शाह जाफर वहां पे बैठे हुए थे, इस कारण ब्रिटिशर्स को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन बहादुर शाह जाफर ने हिम्मत दिखाई और वो सोचे कि ब्रिटिशर्स का अगर हम इसी तरीके से आवाज सुनते रहेंगे तो वो एक ना एक दिन हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने रिवोल्ट करना चाहा। तो यहाँ पे बहादुर शाह जाफर हर लोगों को यहाँ इन्वॉल्व करना चाहते थे और हर लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते थे कि हम एक रिवोल्ट करने जा रहे हैं 1857 पे। वो समय था 1857 का, इसलिए रिवोल्ट होना चाहा था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में काफी कुछ वहां पे समस्या हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के पीरियड में ही लॉर्ड डलहौजी ने काफी जगहों को कैप्चर कर चुका था, अवध कैप्चर कर चुका था, नागपुर कर चुका था, झांसी पे भी अपना दबदबा बना चुका था। इसलिए इन्होंने ये चाहा कि अब रिवोल्ट करना ही पड़ेगा, एक क्रांति
करनी ही पड़ेगी, एक ऐसा फाइट करना पड़ेगा जिससे ब्रिटिशर्स यहाँ भारत छोड़ के चले जाए। लेकिन हुआ ये कि तो सबसे पहले बहादुर शाह जफर ने यह कदम उठाया कि वहां पे वो सबको संदेश पहुंचाना चाहते थे, हर नागरिक को भारत के हर कोने में वो पहुंचाना चाहते थे कि हम रिवोल्ट करने जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। लेकिन ये एक चुपचाप तरीके से हो रहा था, एक गुप्त तरीके से हो रहा था, किसी भी तरीके का संदेश नहीं पहुंचा था। यहां पे जो इन्वॉल्व हुए थे तो वो थे राजाओं थे, किंग्स थे, पेशवा थे, पुलिस वाले थे, जनता थी, साधु, फकीर, संत, हर लोग के, हर जाति के, हर समुदाय के लोग यहां पे इन्वॉल्व थे। तो बहादुर शाह जफर ने इस तरीके से सबको इन्वॉल्व किया और सब कोई मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहते थे। और ये हुआ भी ये कि यहाँ पे हर जगह से लेकर हर जगह तक लोग यहाँ पे मिले, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक, लखनऊ के उत्तर प्रदेश से लेके सतारा महाराष्ट्र तक और पेशावर जो कि आज पाकिस्तान पे है और बैरकपुर वेस्ट बंगाल, यहां से लेकर यहां तक और लखनऊ से लेकर सतारा तक हर लोगों का इन्वॉल्वमेंट था इस क्रांतिकारी में, इस रिवॉल्यूशन में। रिवॉल्यूशन में जो मेन सिटीज थे, यानी कि जहां जहां कब्जा हुआ था और जो रिवॉल्यूशन के जो मेन प्रमुख शहर थे, कहां कहां रिवोल्ट होने का था, वो शहर हैं हमारे दिल्ली, कलकत्ता, सतारा, बिठूर और लखनऊ। ये जो 5-6 जगह हैं, इस 5-6 जगहों पर रिवोल्ट बिल्कुल होना ही था। यहां पे जो प्लानिंग करी गई, इन्होंने एक फिक्स डेट डिसाइड किया कि एक हम डेट पर रिवोल्ट करते हैं, सब कोई मिलकर ब्रिटिशर्स के ऊपर एक ऐसा धावा बोलते हैं ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ जाए। तो वहां पे इन्होंने एक डेट निर्धारित करी और वो डेट है 31 में 1857 को इन्होंने डेट डिसाइड करी कि 31 मई को हम रिवोल्ट करेंगे सारे भारत के नागरिक। लेकिन इस 31 मई रिवोल्ट करने से पहले ये पहले प्लानिंग की जा रही थी कि सबको संदेश पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है सबको संदेश पहुंचेगा, सब प्रिपेयर रहेंगे तभी रिवोल्ट हमारा सक्सेसफुल हो पाएगा। अदरवाइज जब इन प्रॉपर वे पे हमारी प्लानिंग होगी तो कहीं ना कहीं रिवोल्ट इनका फेल हो सकता था। लेकिन संदेश तो सबको पहुंच जाती है और संदेश पहुंचने का जो जरिया था वो जरिया ये बहादुर शाह जफर ने 2 तरकीब निकाले। पहला तरकीब, इन्होंने कमल का पहचान किया, यानी कि जो उनका मुख्य सिंबल था, जो मेन प्रमुख चिन्ह था, वो था हमारा कमल का और दूसरा था रोटी का। क्या थे ये चिन्ह और किस तरीके से संदेश कमल और रोटी के द्वारा पहुंचाया गया? जब लोटस की बात करूं मैं तो वो एक सिपाही वहां हायर किया गया। सबसे पहले हर अलग अलग क्षेत्रों के, हर अलग अलग जगहों के एक सिपाही को लिया गया और सिपाही को एक कमल का फूल दिया गया। उस कमल के फूल को वो बोला कि आप अपने क्षेत्र में, हर गांव में, हर एक लोगों को आप वो कमल का फूल दीजिए और यह संदेश बताइए 31 मई 1857 को हम रिवोल्ट करने जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो कमल का फूल वो लेके जाता था एक सिपाही और हर एक लोगों के कमल पास करवाता था। अगर एक को मिलता था तो वो दूसरे को पास करवाता था और दूसरे को बताता था कि 31 मई को रिवोल्ट होने जा रहा है, हम सब रिवोल्ट करेंगे, और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता था। इस तरीके से वो कमल के फूल हर एक व्यक्ति तक पहुंचता था। दूसरा उपाय इन्होंने जो रोटी का लिया, तो रोटी का उपाय एक चौकीदार को हायर किया गया, जो हर कस्बे का, हर शहरों का जो चौकीदार हुआ करता था, उस चौकीदार को रोटी दी गई और रोटी ये कहा गया कि आप रिवोल्ट की सारी एक पूरी न्यूज को फैला दीजिए कि हम रिवोल्ट करने जा रहे हैं 31 मई। और क्या उसकी प्लानिंग थी, सारी प्लानिंग बता दिया गया था चौकीदार को। चौकीदार वो रोटी लेता था और रोटी अपने गांव में, अपने शहर में सबको वो एक एक टुकड़े करके खिलाते जाता था। एक टुकड़ा खुद खाता था और वो जानकारी दूसरे को देता था। दूसरा जानकारी जब लेता था तो दूसरा जानकारी भी थोड़ी सी टुकड़े खाता था और वो रोटी को आगे फॉरवर्ड करता था। जब रोटी खत्म हो जाती थी तो जिस भी व्यक्ति के पास रोटी खत्म होती थी वो पुनः रोटी को बनाता था और उस रोटी को अगेन फॉरवर्ड करता था। इस तरीके से सिलसिला चलता गया और एक एक करके भारत के हर कोने पर यह रिवोल्ट की जानकारी मिल जाती है। यहां पे लेकिन एक चीज थोड़ी सी चूक हो गई थी। यहां पे एक एडवर्टाइजर था जो कि बुलंदशहर में प्रचार कर रहा था रिवोल्ट का। यह चीज पता चल जाती है ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिशर्स सोल्जर्स को पता चल जाती है, जो सेना थी ब्रिटिशर्स की उनको पता चल जाता है कि इंडियंस एक रिवोल्ट करने वाले हैं। वो जो व्यक्ति था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उसको अलीगढ़ ले जाके उसको फांसी दे दी जाती है। जब उनको फांसी दी जाती है वो डेट था 20 मई 1857। ये 20 मई को भी भयंकर बवाल हुआ था अलीगढ़ में और हमारे बुलंदशहर में भी काफी बवाल हुआ था। और तो ये चिंगारी बरेली तक भी पहुंची और बरेली में भी भयंकर क्रांतिकारी हुई थी
थी। इस डेट पर आएंगे, इस डेट का हम रिवोल्ट पर्सनल पढ़ेंगे, यानी कि कल के सीरीज में पढ़ेंगे, हम एक एक करके चलेंगे, लाइन वाइज और डेट वाइज पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक स्टोरी डायग्राम के तहत समझाऊंगा, तो आप चीजों को इधर उधर मत करिएगा। जिस पैमाने पर मैं पढ़ा रहा हूं उसी पैमाने पर आप सोच के चलिए, अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते चलिए। चाहे तो यही डायग्राम आप करिए, आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह याद रहेगा। यही सब आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि किस तारीख को क्या रिवोल्ट हुई थी, रिवोल्ट का जो प्रमुख चिन्ह था वो क्या था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली आप एक स्टोरी की तरह समझेंगे तो शायद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसको अरेस्ट कर लिया गया था और अलीगढ़ में इसको 20 तारीख को, 20 मई को उसको फांसी दे दी जाती है। तो जिससे होता यह कि काफी बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है और वहां पे लोग काफी युद्ध करते हैं। कैसे युद्ध करते हैं, क्यों करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पे बात यह आती है कि इन्होंने, यानी कि इंडियंस जो राजा थे और सारे फकीर, जो पुलिस वाले, जितने भी यहां पे लोग मिले हुए थे, इन्होंने एक डेट डिसाइड किया था, वो था 31 मई को रिवोल्ट करना है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बात यहां पे ये आती है कि यह डेट फाइनल डेट तो होती है, लेकिन यहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता। रिवोल्ट इनको प्रीपोन करना पड़ता है और वो 10 मई को ही रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हुआ ऐसा कुछ था कि यहां पे बात आती है, थोड़ा सा लेके चलता हूं मैं अब मेरठ सिटी की तरफ। यानी कि वहां पे मेरठ सिटी में एक वीर पुरुष का नाम लूंगा जिसका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे की वजह से ही डेट पोस्टपोन हुआ, ऐसा ही कुछ समझिए। कैसे हुआ नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ मेरठ सिटी में। 29 मार्च 1857 यानी कि 29 मार्च 1897 को वह दिन था जब वहां पे ब्रिटिशर्स ने एक पलटन को बुलाएगी। पलटन मतलब यानी कि मेरठ सिटी में अलग अलग कैंप हुआ करती थी, जिसमें यहाँ पे इंडियंस सोल्जर्स हुआ करते थे और वो काम करते थे ब्रिटिशर्स के लिए। इंडियन सोल्जर्स काम नहीं करते थे बेसिकली, वो तो उनको कब्जा के उनको फोर्सफुली काम करवाया जाता था, क्योंकि वो जो जगह हुआ करता था वो ब्रिटिशर्स ने उसको कब्जा कर लिया था। इसलिए वहां की जितनी भी सेना थी, जितनी भी वहां के लोग थे, सब उनके गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, क्योंकि वो कहते थे कि ये मेरा जगह है तो आपको काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से उन्हें अपनी आर्मी में वहां पे इंडियंस को ही अपने ब्रिटिशर्स के अंदर काम करने के लिए कहा। तो यहां पे 29 मार्च को हुआ ये कि वहां पे ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा वहां पे बदतमीजी कर दी। ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि आपको कारतूस का इस्तेमाल करना है और उसको मुंह से, यानी कि दांत से आपको तोड़कर इस्तेमाल करना है। और वो जो कारतूस बना हुआ था वो गाय और सुअर के मांस के बना हुआ था, इसलिए वहां पे इतना ज्यादा हद हो चुका था कि वहां पे जो कारतूस यूज करने के लिए कह रहे थे ब्रिटिशर्स हमारे इंडियंस को, वो कहते थे कि आप इस कारतूस को मुंह से आप यूज करिए। जितने भी वहां की आर्मी थी, जितने भी वहां सोल्जर्स थे, सबने मना कर दिया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। आपकी हर चीज ठीक है बट हम हर चीज सहते नहीं रहेंगे। अब भाई जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स ने हद पार कर चुका था। एक तो पहले उनके ऊपर शोषण किया, उसके बाद अब उनको इस तरीके से भी फोर्सफुली काम करने के लिए कह रहे थे, जो कि मांस के बने हुए जो क्या थे, कारतूस थे, कार्ट्रिज को यूज करने के लिए कह रहे थे। यहां पे ये चीज देख किसी से रहा नहीं गया। उस पलटन में एक वीर पुरुष था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे वहां पे ये सारी चीज देखते रहा, लेकिन जब उनको कारतूस यूज करने के लिए कहा गया तो वहां लाइन से सेना खड़ी हुई थी, वहां से वो बाहर निकल के आया बंदूक लेकर। वहां पे जो ब्रिटिशर से हुकूमत दे रहा था, यानी कि ह्यूम सेंट जो हुकूमत दे रहा था कि आप इस तरीके से कारतूस का यूज करिए, तो वहां पे मंगल पांडे ने सामने आया, डटकर आया और बोला हम नहीं करेंगे, जिसको जो करना है वो कर लो, हम नहीं करेंगे। लेकिन बाकी लोग वहां पे सारी सेना चुप रही पीछे, क्योंकि सब सहमे हुए थे अगर यहाँ पे एक भी आवाज उठाई जाएगी तो ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको सीधे मार दिया जाएगा। लेकिन मंगल पांडे ने डटकर सामने आए और ये बोले कि हम कारतूस का, ऐसे कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां पे जो ब्रिटिशर्स जो खड़ा था, ये जो कह रहा था सारी चीजें, यानी कि ह्यूम सेंट जो था, तो ब्रिटिशर्स को ये बात हजम नहीं हुई और जब वो विरोध करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि मंगल पांडे को मारने के लिए जब उठा, तो मंगल पांडे ने अपनी बंदूक उठाई और उसके माथे पर रखकर सीधे एक ही गोली पे उसको खत्म कर दिया। ये देखकर सारे ब्रिटिशर्स अब थोड़ा सा सहम चुके थे और इनके एक गोली फायर करने से सारे सेना जो इंडियन सिटीजन थे, जो उनके गुलाम थे, उनके पास हौसला आया और वो अब मिलकर प्रहार करने का कोशिश की। जितने वहां पे ब्रिटिशर्स जो सोल्जर्स थे, जो यहाँ पे ऐसा ऑर्डर दे रहे थे, तो वहां इनके ऊपर हावी हुए और थोड़ा सा हाथापाई और युद्ध होने की स्थिति निर्मित हुई। तो मंगल पांडे का भी और हौसला बुलंद हुआ कि मेरे पीछे सारे सपोर्ट है। वो मंगल पांडे एक तलवार से एक और ब्रिटिशर्स को वहां पे एक ही तलवार पे उनका गर्दन काट के रख दिया। यहाँ पे मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिशर्स को एक ही झटके पर मार दिया गोली और अपने तलवार से।
यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे ये सारी चीजें देख रहे थे ब्रिटिशर्स, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी डर चुके थे। लेकिन हुआ ये कि ब्रिटिशर्स की तादाद ज्यादा थी और हमारे जो इंडियंस आर्मी थी, इंडियन सोल्जर्स वहां पे मौजूद थी, उनकी तादाद कम थी। ब्रिटिशर्स एक समय ऐसा आया कि युद्ध होते होते यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सारे सेना को घेर लिया, हमारे इंडियन सेना को, और मंगल पांडे एक तरफ थे और वहां पे सेना एक तरफ थी। जब मंगल पांडे ने ये देखा कि हमारे सारे इंडियन आर्मी वहां घिरा चुके हैं और यहाँ पे मंगल पांडे ने उनको बचाने के लिए इतना जिगरा रखा कि वो अपने ही माथे पर बंदूक रख के एक गोली चला ली, सिर्फ उनके लिए, ताकि वो ब्रिटिशर्स उन सेना को छोड़ दे। वो बेकसूर थे, मारा मैंने था तो मैं ही मरूं, ये मंगल पांडे की सोच थी और मंगल पांडे ने ऐसा किया। लेकिन हुआ ये कि वो गोली तो लगी उनको, लेकिन वो मर नहीं पाए, वो फॉर्चुनेटली बच चुके थे। लेकिन इनका जिंदा रहना ब्रिटिश से देखा नहीं गया। 8 अप्रैल को 1857, यानी कि ये सारी चीजें घटना जो 29 अप्रैल को हुई थी, 8 अप्रैल को ब्रिटिशर्स ने मंगल पांडे को फांसी पर लटका देते हैं। ये देख भारत फिर से आग बबूला हो जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे क्रांति की योजना चल रही थी, डेट डिसाइड हो चुका था, 31 मई को हम सारी यहाँ पे प्लानिंग करेंगे और रिवोल्ट का एक एक्शन लेंगे, वहां पे फायर करेंगे, फाइट करेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि 8 अप्रैल को फिर से ब्रिटिशर्स ने एक और यहाँ पे फांसी की सजा सुना देते हैं मंगल पांडे को, और हमारे मंगल पांडे अब नहीं बचते। तो यहां से रिवोल्ट की चिंगारी और ज्यादा बढ़ जाती है हमारे इंडियंस के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज्यादा पीड़ित हो चुके थे, सामाजिक हो चाहे धार्मिक हो, हर तरफ से हर चीजों से उनको परेशान किया जा चुका था। इसीलिए अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी करने की योजना चल रही थी। जब मंगल पांडे को मार दिया गया तो 6 मई को, यानी कि तो अगले महीने 6 मई 1857 को जितने भी कारतूस इस्तेमाल करने से मना किए थे, जितने भी वहां पे जो हमारी फोर्स थी, इंडियन फोर्स थी, जो भी ब्रिटिशर्स के जो गुलाम थे, जितने भी फोर्स मना करी थी, उनको 8 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। मेरठ सिटी का माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। मेरठ सिटी की सारी महिलाएं, सारे वहां के लोग जो बचे हुए थे, बचे हुए जो सोल्जर्स थे, जो बाहर थे, जो फोर्सेस थी, उनके ऊपर वो लछांगन लगाने लग गए कि आपके ऊपर लानत है, ऐसे आप लोग के रहते हुए भी हमारे कई सोल्जर्स आज जेल में बंद है और आपकी वजह से आज हमारे मंगल पांडे भी हमारे बीच नहीं रहे। ये चीज देखकर मेरठ में काफी ज्यादा चिंगारी उठ चुकी थी और काफी ज्यादा ये किसी से सहन हो नहीं रहा था। बात यहाँ पे आई, किसी गुस्से इंसान को अगर तुम और ज्यादा प्रताड़ित करोगे तो जाहिर सी बात है वो बुरी तरीके से बमकेगा और फूटेगा भी। तो यहाँ पे बात यह आई कि मेरठ सिटी में 6 मई को उनको सबको अरेस्ट किया गया और ये अगले ही दिन मेरठ सिटी पे धावा बोल देते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। मेरठ सिटी की जितने भी जनता थी, जितने भी लोग थे, जितने भी वहां के फकीर, राजा, साधु, संत, सब मिलकर मेरठ सिटी पे रिवोल्ट कर देते हैं और जितने ब्रिटिशर्स से कई ब्रिटिशर्स को सीधे मार देते हैं। वहां पे उनको तलवार से और बंदूक से एक एक करके निपटाते जाते हैं और कुछ हमारे इंडियंस भी मारे जाते हैं इस क्रांति में, और सारे ब्रिटिशर्स को मेरठ सिटी छोड़ना पड़ता है। तो फॉर्चुनेटली हुआ ये कि मेरठ सिटी तो आजाद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरठ सिटी के जो मेन प्रमुख थे, जो वहां के सेना प्रमुख थे, उन्होंने निर्णय लिया कि अगर हम 31 मई का इंतजार करेंगे तो बवाल काफी ज्यादा हो चुका है, क्योंकि ये चिंगारी ऑलरेडी ज्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरी चीज ये कि ब्रिटिशर्स को भी ये चीज पता चल चुकी है कि हम यहाँ पे रिवोल्ट करने वाले हैं। तो ये चीज 31 में कुछ ज्यादा ही दूर है, हमको ये योजना, ये डेट प्रीपोन करनी पड़ेगी और हम आंदोलन 10 तारीख से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो मेरठ के लोगों ने तुरंत एक चिट्ठी लिखी। बहादुर शाह जो कि दिल्ली के बादशाह थे, बहादुर शाह दिल्ली में बैठे हुए थे, उनको तुरंत चिट्ठी लिखी कि हम 10 तारीख को मेरठ सिटी से रवाना हो रहे हैं और हम 11 को दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में जो ब्रिटिशर्स घेरे हुए हैं उन पे हम सबसे पहले यहाँ पे धावा बोलेंगे और हम दिल्ली को भी आजाद कराएंगे, जो जो जगह कैप्चर हो चुके थे। लाल किला वाला हिस्सा बचा हुआ था क्योंकि बहादुर शाह जाफर ने उनको बचा रखा था, और दिल्ली के जो मुख्य शहर थे, यानी कि कश्मीरी गेट थे, ये सारी चीजों को वो बहादुर शाह जाफर की वजह से अभी बचा हुआ था। लेकिन कुछ कुछ शहर दिल्ली के कब्जे हुए थे, लेकिन ब्रिटिश की नजर अब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पर ही थी, इसलिए वो दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए थे। और मेरठ सिटी में 10 मई को वहां पे इन लोग रवानगी ले लेते हैं, पैदल यात्रा करते हैं दिल्ली की तरफ, और 11 तारीख को वो फिर से रिवोल्ट करते हैं। अब रिवोल्ट कैसे करते हैं, अब एक एक करके रिवोल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बरेली में रिवोल्ट होता है, अलीगढ़ में होता है, नागपुर में होता है, ये रिवोल्ट झांसी तक जाता है, पुणे तक जाता है, पेशावर, पंजाब से लेकर अब कलकत्ता पर भी ये रिवोल्ट होता है। और ये रिवोल्ट अब एक भयंकर रूप लेने वाला था। 1 सितंबर का वो महीना, यानी कि 11 से 16 दिसंबर तक दिल्ली में पुनः अटैक होता है और वहां पे
हफ्ते भर दिन के लगातार दिन रात बराबर युद्ध होता रहता है। इस तरीके से रिवोल्ट, भयंकर रिवोल्ट हो चुका था। बात यहां पे आती है, रिवोल्ट सिर्फ और सिर्फ बड़ा चलने का रीजन ये था, ब्रिटिशर्स की तादाद तो कम थी। अगर हम सारे इंडियंस एक थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की उस पैमाने पर तादाद कम थी। बात यहां आती है, जो उनकी हार होती है और जो ये इतने लंबा युद्ध चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे पास यहाँ पे गुड लीडरशिप नहीं होता, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास उस पैमाने पर औजार नहीं होते जिसका इस्तेमाल हमको करना चाहिए एक युद्ध पर। और ब्रिटिशर्स के पास ऐसे ऐसे विपन्स थे कि वो आसानी से एक ही धड़ पे खत्म कर देते थे। तो इसीलिए रिवोल्ट शायद कुछ लंबा भी चला, और कहीं ना कहीं यहाँ पे फेलियर एक ग्रेट लीडरशिप के ना होने की वजह से भी हुआ। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे रिवोल्ट के जो कॉसेज थे, यानी कि क्या क्या मुख्य कारण थे, क्यों यहाँ पे रिवोल्ट करने के लिए यहाँ पे योजना बनाई गई, सारे भारत मिलकर क्यों एकजुट हुए, क्योंकि इनको हर तरीके से, हर पैमाने पर प्रताड़ित करा जा चुका था। और वो ये है कि सोशल कॉसेज, यानी कि सामाजिक तरीके से भी इनका शोषण काफी ज्यादा हो रहा था, हर तरीके से इनको शोषण किया जा रहा था, पॉलिटिकल शोषण भी कर रहे थे। मैंने आपको पहले बताया था, ब्रिटिश जब तक अपना कमा खा रहे थे तब तक कोई तकलीफ नहीं था, जैसे उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किया तो वहां पे सारी चीजें बिगड़ने स्टार्ट हो गई। राजा परेशान हो गए, मराठास परेशान हो गए, सारे लोग परेशान हो चुके थे, जनता, सोल्जर सब परेशान हो चुके थे। रिवोल्ट होना तय था, क्योंकि परेशान को और ज्यादा छिटाकशी करोगे, वो जाहिर सी बात है एक दिन ऐसा बंकेगा कि वो आग लगा के रख देगा। और यही आग 1857 की क्रांति था। यहां पे पॉलिटिकल कॉजेस भी थे और इकोनॉमिकल कॉजेस थे। देश को गरीब बना दिया गया था, सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बंद करा दी गई थी, और रिलीजियस कॉजेस भी थे। यहाँ पे भेदभाव भी बहुत ज्यादा करने लग गया था ब्रिटिशर्स के आने पे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, यानी कि कोई लेवल नहीं था, कोई प्रशासन नहीं था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई एक पॉलिटिकल लीडर अच्छा नहीं था, सब ब्रिटिशर्स के हाथों में अब धीरे धीरे जाते हुए देख रहे थे। ये भी एक रीजन था। और साथ ही साथ मिलिट्री कॉजेस, जितने भी इंडियंस रहते थे वो ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते थे, उनकी सेना पे काम करते थे। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा एक रिवोल्ट का। बात यहां पे आती है कि अब रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका था, मेरठ सिटी में इन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया, और मेरठ सिटी में ये जीत हासिल कर लिए इंडियंस हमारे, तो उनका हौसला और बुलंद हुआ, और ये शायद ये सोच के चले कि शायद रिवोल्ट अब बहुत अच्छी तरीके से होगा और एक दिन ऐसा बहुत जल्द होने वाला है कि हम ब्रिटिशर्स को आजाद कर देंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि अभी ब्रिटिशर्स का शासनकाल तो अभी 150 साल और था। ये वो उनको नहीं मालूम था। रिवोल्ट हुआ, काफी जगह जीते भी, लेकिन वापस से जब पुनः अटैक किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो फिर इनको हार का सामना हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी, नेक्स्ट क्लास में आपको सारी चीजें बताऊंगा। रिवोल्ट किस तरीके से स्टार्ट हुआ, डेट वाइज बताऊंगा। मई से ही स्टार्ट हो जाता है, जून में, जुलाई से लेकर ये रिवोल्ट अगले साल तक चलता है, यानी कि 1858 तक रिवोल्ट ये चलता है। 1857 की क्रांति काफी भयंकर क्रांति थी। नेक्स्ट क्लास में हम सारे रिवोल्ट को क्लियर करेंगे, रिवोल्ट पढ़ते चलेंगे, कैसे यहाँ पे झांसी की रानी का योगदान था, कैसे मराठाओं का यहाँ पे योगदान था, किस तरीके से कैसे अवध को खाली कराया गया, दिल्ली के कैसे खाली कराया गया, क्या पूरे रूल्स थे, कैसे यहाँ पे बरेली में, कैसे यहाँ पे हमारे बिठूर में अटैक हुआ, किस तरीके से यहाँ पे फाइट हुई, और कौन कौन इसमें विजेता हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का एक प्रॉपर वे पे सीक्वेंस करेंगे, एक स्टोरी की तरह एक लाइन डायग्राम समझेंगे। अगेन यहाँ पे फिर यही कहूंगा, चीजें को समझते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करिए। जिस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये स्टोरी अगर आप समझ लेते हैं, चाहे वो आपका पीएससी एग्जाम हो, चाहे वो आपका जेईई एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए आपका ये यूजफुल है। तो मिलते हैं फिर सीरीज नंबर 4 पर हमारे स्टडी सेंट्रल चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, बाय बाय।